सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी, तो एक बार कंफर्म करेंगे। बफरिंग हो रहा है? हाँ बिल्कुल। दिनापन और अनुराग दास दोनों लोगों ने मिल के बैच ले रखा है क्या? मैसेज बिल्कुल पढ़ पाते हैं। सद्दू पकड़ लिखे बैठा तुम। तेजू तो हो तुम एकदम, मानना तो पड़ेगा। तेज तो हो तुम, मीन्स तो तुम निकाल लोगे, समझ में आ रहा है। ठीक है चलो तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 रहेगा एंड कल भी क्लास इसी टाइम पे ही होगी बिकॉज सैटरडे संडे क्लास 9:30 AM पे होगी एंड फ्राइडे के दिन जो है वो आपको बता दिया जाएगा। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं एंड द लेक्चर 4 विल बी। नैन्सी जी अपनी बात बता रहे थे हो, बस वही है कि दोलाई पबम अन्नाश अली व्हेन विल बी अवेलेबल डिजिटल नोट्स। सर किस चीज़ के डिजिटल नोट्स? इसके भी नोट्स चाहिए क्या तुमको? भाई ये कुछ ये रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं ये, ठीक है। इसके नोट्स चाहिए क्या? वो तो पहले से नोट्स मिल रखे हैं ना बैच के अंदर, 3.0 बैच में। बिल्कुल वीओडी भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हाँ जी प्रशांत जी बिल्कुल। ठीक है स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 जिसमें प्रेसिडेंट गवर्नर पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करिए। ये हिंदी में। नीतीश कुमार बोलने सर आप इतने प्यार से कैसे समझाते हैं? चलो भाई तो प्यार से समझाते हैं। पहला क्वेश्चन, the president has a qualified veto which can be overridden by the parliament with a higher majority. First of all, there are mainly 4 kinds of veto: absolute veto, suspensive veto, pocket veto, and qualified veto. What is veto? Veto is a kind of negative power used by the president. Negative power means, नेगेटिव पावर का मतलब ये है कि भाई वो उस बिल को एसेंट नहीं देना चाह रहा है, सिंपल। ठीक है, ये तो बिल एक्ट तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट की उसको फाइनल एसेंट मिलेगी, सहमति मिलेगी। ठीक है, और अगर वो नहीं देगा तो दैट इज़ वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब ये होता है जब कोई जो प्रेसिडेंट है या फिर गवर्नर फॉर दैट मैटर विद होल्ड कर ले अपने एसेंट। पता है आपको, अपनी एसेंट को विद होल्ड कर ले। ठीक, यहाँ पे क्या है, बिल को रिटर्न कर दे। यहाँ पे क्या है, बिल पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ठीक है, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाह रहे हैं वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो 3 वीटो हैं, और 3 वीटो हैं यही सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिले हुए हैं। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं मिला हुआ है, ये यूएस के प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, तो हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है।
अब सस्पेंसिव वीटो जो है ये किस केस में एप्लीकेबल नहीं होता है? तो सस्पेंसिव वीटो जो है मनी बिल के केस में, धन विद्या के केस में अप्लाई नहीं होता है। ये आपको पता होना चाहिए, राइट? तो वो बिल को रिटर्न नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मनी बिल लाया ही जाता है उसके प्रायर रिकमेंडेशन से, तो बिल को क्यों रिटर्न करना करेगा, ठीक है? तो इसमें और एक तरह का और कौन सा बिल होता है जहाँ पर प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है उस बिल को लाने से पहले? बताइए वो कौन सा बिल होता है, ठीक? और तीनों ही वीटो, यानी कोई भी वीटो एप्लीकेबल नहीं होता है ड्यूरिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि अगर संविधान का संशोधन आपको करना है तो किसी भी तरह का वीटो काम नहीं आएगा। ऑलराइट, क्लियर इतनी चीज़? इट मेक सेंस। मनी बिल की अगर बात करेंगे, मनी बिल के अलावा जो आर्टिकल नंबर 3 अनुच्छेद नंबर 3 के तहत जो बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है उसमें भी प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है ना। व्हाट डज आर्टिकल नंबर 3 स्टेट्स? इट टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। इट टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। ये फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स की बात करता है। आर्टिकल 2 बात करता है स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स की, और आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स की, जहाँ पर स्टेट को बाइफोकेट करना, स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर करना, एरिया इंक्रीज करना, एरिया डिक्रीज करना, डिमिनिश करना, या फिर उसका नेम चेंज करना, ये सारा कुछ आर्टिकल नंबर 3 के तहत होता है। जहाँ पर प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। वो प्रेसिडेंट क्या करता है, उस पर्टिकुलर बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखेगा, उस स्टेट को देगा जिससे कंसर्न वो पर्टिकुलर बिल है, और एक टाइम लिमिट को प्रिस्क्राइब करेगा जिसमें कि स्टेट को रिस्पॉन्ड करना होगा। ये टाइम लिमिट सेट करने का प्रावधान जो है 5th अमेंडमेंट ने दिया था, प्रेसिडेंट को पावर दी थी कि वो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब कर सकता है। अब जो भी स्टेट की यहाँ पे रिकमेंडेशन आएगी वो बाइंडिंग नहीं होती है किसी भी तरीके से, ठीक है, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट पे। पार्लियामेंट कैन प्रोसीड ऑन, बिकॉज पार्लियामेंट को इस तरीके का अमेंडमेंट करने के लिए आर्टिकल नंबर 368 की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यू शुड नो दिस। उसको सिर्फ सिंपल मेजोरिटी यानी साधारण बहुमत से किया जा सकता है ना। आर्टिकल नंबर 2 एंड 3 के तहत जो भी चेंजेस होते हैं दे आर डन विद सिंपल मेजोरिटी, एंड दे डू नॉट नीड एनी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल नंबर 368। ऐसा आर्टिकल नंबर 4 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हुआ? ये हिंदी में आपका क्वेश्चन था। तो प्रेसिडेंट एज अ क्वालिफाइड वीटो? नो, प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आप इंडियन प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। तो ये सब चले जाएंगे। तीसरे को भी गलत होना ही पड़ेगा। व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर बिल रिजर्व विद द गवर्नर इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव असेंट इफ द स्टेट लेजिस्लेचर रीपासेज इट एंड सेंड्स इट बैक। नो, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि अगर, जैसे होता क्या है कि गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा पावर होती है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर होती है वो, यानी कि अपने मन मर्जी से काम कर सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे यहाँ पे काम करने की उसको ज़रूरत नहीं है। एंड दैट इज़ कि वो प्रेसिडेंट के लिए किसी बिल को रिजर्व कर ले, राष्ट्रपति के लिए किसी बिल को रिजर्व कर ले। अब होगा क्या, जब गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए किसी बिल को रिजर्व कर लेगा तो अब वो जो स्टेट लेजिस्लेचर है और प्रेसिडेंट है उनके बीच में आपस में डीलिंग होगी। गवर्नर का कोई रोल नहीं रह जाएगा इसके बाद। वंस द गवर्नर रिजर्व्स द बिल फॉर द प्रेसिडेंट, उसके बाद प्रेसिडेंट डायरेक्टली डील करेगा, फिर स्टेट लेजिस्लेचर डायरेक्टली डील करेगा प्रेसिडेंट से। ओके, तो उस केस में अगर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लिया तो प्रेसिडेंट का कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, कि वो स्टेट लेजिस्लेचर ने अगर रीपास कर दी तो सेंड इट बैक। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो सस्पेंसिव वीटो में क्या है, बिल को वो रिटर्न कर रहा है, लेकिन अगर जो दोबारा रिटर्न होकर आएगा प्रेसिडेंट के पास उसमें उसको अपनी एसेंट देनी पड़ेगी, सहमति देनी पड़ेगी। अगर बिल रिटर्न होकर आ गया दोबारा तो चाहे भले वो अमेंडमेंट किए हों या ना किए हों चेंजेस जो प्रेसिडेंट ने बोले थे। लेकिन यहाँ पर स्टेट के केस में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है प्रेसिडेंट पे कि अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर का बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व हुआ है तो उस पर उसको एसेंट देनी ही देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। एंड इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट हैज़ नो वीटो पावर एंड इज ऑब्लाइज टू गिव एसेंट। और ये जो चीज़ है ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में उसको वीटो देना, उसमें के पास कोई वीटो नहीं है, उसको एसेंट देनी ही पड़ेगी। ये किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से ऐड किया गया, बताइए जल्दी से, इसको किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया? दैट वॉज एडेड थ्रू दी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 24वें संविधान संशोधन से इस प्रोविजन को ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है ये रहा हिंदी में सवाल। आशुतोष सर इसकी लिंक 3.h में है अगर लिंक, हाँ आप हो जाएगी, बाद में भी रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। एब्सोल्यूट वीटो मनी बिल के अगेंस्ट में यूज़ कर सकते हैं, सस्पेंसिव नहीं कर सकते, निरंकारी वीटो नहीं यूज़ कर सकते हैं। रागनी जी 3 दिन होती है, सैटरडे संडे और फ्राइडे सैटरडे संडे।
चलिए, तो अभी आंसर लोगों के आना शुरू हो गए हैं, तो अभी देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑफन रेफर टू एज द रबर स्टैम्प ड्यू टू द बाइंडिंग नेचर ऑफ द एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कोई भी एडवाइस जो प्रेसिडेंट को देते हैं वो उस पर बाइंडिंग होती है। ये किस अमेंडमेंट ने, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ये चीज़ करी थी? पिछले बार के सीजीएल मेंस में पहले दिन ही पूछा गया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट ने एडवाइस बाइंडिंग करी थी? तो इट वॉज दी 42nd अमेंडमेंट, जिसने बोला था कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस दी तो वो उसको माननी ही पड़ेगी। लेकिन जो 44th अमेंडमेंट था, 44th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया था, प्रेसिडेंट को ये पावर दे दी थी कि वो एक बार बिल को रिटर्न कर सकता है। वो एक बार बिल को रिटर्न कर सकता है, लेकिन दोबारा जो उसके पास बिल आएगा, समझ रहे हैं आप, मतलब एडवाइस, सॉरी, तो एक बार प्रेसिडेंट रिटर्न करने की पावर दे दी थी 44th अमेंडमेंट ने कि आप एक बार रिटर्न कर सकते हो, लेकिन दोबारा जो एडवाइस आएगी वो आप पर बाइंडिंग होगी। तो घुमा फिरा के है तो बाइंडिंग ही। 44th ने बस कर इतना दिया कि एक बार आप लौटा सकते हो, लेकिन है तो बाइंडिंग ही। तो इसीलिए इसको रबर स्टैम्प बोलते हैं कि बस इसका काम ठप्पा लगाने का है, बस ठप्पा लगाने का है और कुछ नहीं है, ठीक है। वी नो कि प्रेसिडेंट इज द नॉट द रियल हेड, ही इज़ नॉट द डी फैक्टो हेड, ही इज़ द डी ज्यूरे हेड, ही इज़ द नॉमिनल हेड, ही इज़ द टाइटलर हेड। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर है कि ये डी जीरो हेड है, नॉमिनल हेड है और टाइटलर हेड है। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। क्लियर। तो एक्चुअल जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो पहला वाला जो असर्शन है यहाँ पे, पहला वाला, दैट वुड बी completely what? That would be completely true. The president is the ultimate source of all executive, legislative and military authority and only acts on the aid and advice of the council of ministers as mandated in the original constitution. ठीक, सही एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों रबर स्टैम्प है वो। वैसे तो यहाँ लिखा हुआ ड्यू टू द बाइंडिंग नेचर ऑफ द एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ को और एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है वो। एब्सोल्यूट वीटो दोबारा बता दो प्रज्वल त्यागी। तुम ये बताओ मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो किस एग्जाम के लिए, ये बताओ तुम पहले। पहले ये बताओ, इसीलिए मैंने मेंस का बैच अलग बनाया था। मैं रोज रोज ये बात बोलता हूँ, ठीक है। अब इसमें तो सारे लोग आ जाते होंगे, जिसका मैंने चलो आओ देखते हैं, पढ़ लेते हैं अब एब्सोल्यूट वीटो। जबकि मैं बता चुका हूँ कि भाई आपको रिवाइज करके आना, आपके पास लेक्चर का एक्सेस है। और अगर आप यहाँ, जबकि मैं अभी बताया भी हूँ एब्सोल्यूट वीटो, कि एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है कि किसी बिल पे एसेंट देने से मना कर देना। सस्पेंसिव का मतलब है बिल को ही लौटा देना, रिटर्न कर देना कि फिर से इसको एक बार देखो। और पॉकेट का मतलब है उस पर कोई रिस्पॉन्ड ना देना। जैसे कि ज्ञानी जैल सिंह ने 1987 में जो पोस्टल अमेंडमेंट बिल था उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया था, वो बिल मर गया था, वो बिल खत्म, मतलब बन इन द सेंस आज तक उसमें एसेंट नहीं मिली। और ये भी बोला जाता है कि इंडियन प्रेसिडेंट की जो पॉकेट होती है डीप होती है एज़ कम्पेयर टू यूएस के प्रेसिडेंट से। क्यों? ठीक है, क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यूएस में टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है प्रेसिडेंट के लिए कि आपको इतने टाइम में एसेंट देनी ही देनी है, ठीक है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया डिड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ, और प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है यहाँ पे मेंस के अलावा अगर कोई है तो मत देखे वीडियो को, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया डिड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ द लोकसभा बिफोर बीइंग इलेक्टेड टू द हाईएस्ट ऑफिस। यानी कि प्रेसिडेंट बनने से पहले इनमें से 3 लोग तो ऐसे थे जो या तो कैबिनेट मिनिस्टर थे यूनियन में या लोकसभा के स्पीकर थे। इनमें से कौन कौन? दोनों नहीं थे। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी नहीं थे, जो हमारे देश के पहले दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति बने। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद सर्टेन सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सच डिस्क्रिशन। ये हिंदी में सिचुएशनल डिस्क्रिशन वैसे तो यहाँ पर इन्होंने डिफाइन कर दिया है क्वेश्चन में ही, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे आपको डिफाइन करके ही मिले। सिचुएशनल डिस्क्रिशन का मतलब वो ये होता है कि ऐसी डिस्क्रिशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। पहली बात तो प्रेसिडेंट के पास ज़ीरो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, यानी कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है, उसको जो है एडवाइस पे ही काम करना पड़ता है, किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है, तो है क्या फिर? है क्या?
है उसके पास सिचुएशनल डिस्क्रिशन, ठीक है। सभी सीवियर ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, इतनी चीज़। तो प्रेसिडेंट के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है, लेकिन डिस्क्रिशन का मतलब ये होता है जब अपने मर्जी से काम करे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे नहीं। अब सिचुएशनल डिस्क्रिशन लेकिन है प्रेसिडेंट के पास। व्हाट इज सिचुएशनल डिस्क्रिशन? सिचुएशनल का मतलब ये होता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जब प्रेसिडेंट को अपनी डिस्क्रिशन पे अपने मन मर्जी से वो काम कर सकता है, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं। सो अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर हु नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना जब किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी ना हो, बिल्कुल सही है। जब किसी को कोई मेजोरिटी ही नहीं है अभी, तो कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही नहीं है अभी, तो फिर वो किसकी एडवाइस पे काम करेगा? अपनी एडवाइस पे। लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। डिसमिसिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा। अगर कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ, तो उस केस में वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे थोड़ी ना काम करेगा कि भाई हम तुमको हटा दें क्या। वो बोलेगा ना ना हटाना नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि अगर कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती अगर वो अगर वो लोकसभा का मेजॉरिटी एंजॉय नहीं करती, कॉन्फिडेंस एंजॉय नहीं करती है। तो रिटर्निंग अ नॉन मनी बिल फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ही कैन नॉट। पहली बात तो नॉन मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है, मनी ओके ठीक है, रिटर्न कर सकता, मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता, इसमें नॉन मनी बिल लिखा है। तो रिटर्निंग अ नॉन मनी बिल फॉर, तो अगर नॉन मनी बिल को भी वो रिटर्न कर रहा है, दैट इज ऑर्डिनरी बिल को रिटर्न कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही काम करेगा। जब ऐसी सिचुएशन हो जब कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही एग्जिस्ट ना करे, वहाँ पे वो अपनी एडवाइस पे काम नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, पहला चीज़ तो ये हो गया कि भाई अगर किसी चुनाव हुआ है, किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो अभी कोई बना ही नहीं है मंत्रिपरिषद, या अगर जो मंत्रिपरिषद था उस वो जो है उसको उसके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। ठीक है, चलो आते हैं फिफ्थ पे। ये है इंग्लिश में और ये है हिंदी में। ये रहा इंग्लिश में। ये हिंदी में। वो जो चीज़ है 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुई थी, जो क्वेश्चन नंबर 2 की आप बात कर रहे हो, जो 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुई थी, दैट वॉज बाइंडिंग करी थी। उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करना है, तो पहले से भी लिखा हुआ था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटेड था, लेकिन उसको मानना ही पड़ेगा, बाइंडिंग है, लौटा नहीं सकता। वो 42nd अमेंडमेंट ने किया था। ठीक है, कर लिया सभी ने। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए फ्रॉम अ स्टेट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द स्टेट्स पॉपुलेशन डेटा फ्रॉम द लेटेस्ट अवेलेबल सेंसस। लेटेस्ट अवेलेबल सेंसस बोल रहा है, गलत है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था, ये सारी चीज़ें किस सेंसस, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर जितनी भी चीज़ें थी, ये चीज़ें 1971 के सेंसस के बेसिस पे होती हैं। ये तो पहला गलत गया, गया 3 अपने आप सही हो गया। 2 को चेक करते हैं। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए फ्रॉम अ स्मॉलर स्टेट इज ऑलवेज लोअर दैन दी वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए फ्रॉम अ लार्ज स्टेट। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको ऑलवेज देख के थोड़ा सा चमके कि यार ऑलवेज है, गलत हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर आप वैल्यू ऑफ वोट देखेंगे एक एमएलए की, तो आपको समझ में आएगा कि
इसको कैलकुलेट इस तरीके से करते हैं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन नंबर ऑफ एम एल एज इंटू 1/1000, ठीक है, इंटू इस तरीके से भी लिख सकते हैं इंटू 1/1000, ठीक है। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो जनसंख्या है जितनी ज़्यादा होगी वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एम एल ए उतनी ज़्यादा होगी, कि न्यूमरेटर बढ़ा तो वैल्यू बड़ी होगी, लेकिन अगर टोटल पॉपुलेशन कम होगी तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एम एल ए भी कम होगी। तो सिंपल सा मतलब यही है कि अगर बड़ा राज्य है तो ज़्यादा वैल्यू होगी और छोटा राज्य है तो कम वैल्यू होगी। थर्ड वाला क्यों सही है? द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एम पी इज़ यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल एम पीज़, चाहे वो किसी भी स्टेट से आता हो एमपी, किसी भी स्टेट से वो सांसद हो, या फिर किसी भी हाउस का वो सांसद हो, या तो लोकसभा या राज्यसभा का, उसकी वैल्यू ऑफ वोट है वो सेम रहेगी, वो इक्वल रहेगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एमपी है और एमपी की वैल्यू ऑफ वोट कितनी है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइन टू एमएलएज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमपीज, टोटल नंबर ऑफ वोट जितने असाइन हो एमएलएज का अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमपीज। तो इनकी वैल्यू इंडिपेंडेंट है किसी स्टेट की पॉपुलेशन या फिर किसी और चीज़ से, उस पर डिपेंडेंट नहीं है ये। तो 2 और 3 यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एंड विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज द गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉट possesses the concurrent power to grant a pardon, respite, reprieve, suspension or remission, a power which is exclusively vested in the president of India। यानी कि अब देखो पार्डनिंग पावर हम सबको पता है, राइट? पार्डनिंग पावर हम सबको पता है कि पार्डनिंग पावर क्या होती है। आर्टिकल नंबर 72 में प्रेसिडेंट को मिली हुई है और आर्टिकल नंबर 161 में गवर्नर को मिली हुई है। बेटा जो यूज़र है ना, जो तुम्हारा है ना, बस एक क्लिक लगेगा, एक क्लिक, कोर्स चला जाएगा, ठीक है। अगर करवाना है तो एक बार फिर से वही कमेंट करो, फिर हम तुम्हें बताते हैं फ़ोटो कॉपी कहाँ पे होती है। करो ज़रा, फिर कोई नंबर पे मैसेज करते भागोगे कि बैच खुलवा दो। अभी मौज चल रही है, मौज चल रही क्यों? क्योंकि मेंस वेंस देना है नहीं, तो फ़ोटो कॉपी कहाँ होती है, ये वो कहाँ होता है, वो चल रहा है। आगे उठ के सो के इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, तो यहाँ पे वही बात है कि आर्टिकल नंबर 72 और 171 में एक तरह से डिफरेंस पूछा है। आर्टिकल नंबर 72 में क्या है? पार्डनिंग पावर है, ठीक है, प्रेसिडेंट का, और 161 में है गवर्नर का। अब इसमें क्या होता है? इसमें पार्डन होता है, ठीक है, कम्यूट होता है, रिमिशन होता है, रेस्पाइट होता है, ठीक है, रिप्राइव होता है, ठीक है। तो ये सब आते हैं पार्डनिंग पावर में। क्लियर है? देखो सो के उठ के आ रहे हैं। एक अभी लिख रहा था जिसकी मैं बात कर रहा था कि कानपुर में फ़ोटो कॉपी कहाँ होती है। ये आए हैं भाई साहब, और सर क्या हाल हैं आपके? बेटा एक क्लिक लगेगा और हाल चाल हमारे पता चल जाएंगे। हमारे तो ठीक ही हैं, तुम्हारे ज़रूर ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो है नहीं कि यूट्यूब है तो आगे कुछ भी अंट संट आगे कमेंट कर दो, ठीक है। ये बेटा बैच है, एक क्लिक लगेगा बस आगे ही बना रहता है वो ऐसा साइन कि वो क्लिक करते ही तुम्हारा बैच उड़ जाएगा सीधे। और कहो तो मज़ा दे दें तुमको, एक बार बस और कमेंट करो, मज़े दे देंगे तुमको, ठीक है। तुमको लगता है कि हम यूट्यूब पे एंटरटेन करते हैं तो यहाँ भी करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लोग पैसे दे के सीरियसली पढ़ने हैं और यहाँ पे लोग मेंस के लिए आए हैं। और मुझे पता है कि तुम में ये जो कर रहे हो तुम में से इनका मेंस नहीं है, यहाँ मौज मार रहे हो तुम, ठीक है, वो मौज मार रहे हो तुम यहाँ पे। कंप्यूटर के लेक्चर आज से स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ओके। आज सैटरडे है तो सैटरडे और संडे को रहेगा आपका लेक्चर। चलो ये क्या, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है चलो। तो पार्डन का मतलब क्या होता है? पार्डन का मतलब होता है कम्प्लीटली एब्सॉल्व कर देना पूरी तरीके से जो भी पहले चार्जेस लगे थे, ठीक है। अगर डेथ सेंटेंस लगा था तो पूरी तरीके से उससे बरी कर देना जो भी चार्जेस लगे थे। कम्यूट का मतलब होता है
नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज कर देना, फिर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट चेंज कर देना। जैसे कि अगर पहले डेथ सेंटेंस मिला हुआ था तो कर दिया क्या, डेथ सेंटेंस मिला हुआ था, मृत्युदंड मिला हुआ था, तो पूरा उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील कर दिया। ठीक है, तो पार्डन में पूरा सॉल्व कर दिया, फॉर्म ऑफ पनिशमेंट यहाँ पे चेंज कर दी, यहाँ पे एक्सटेंट चेंज कर दिया पनिशमेंट का। एक्सटेंट का मतलब ये है कि अगर पहले उम्र कैद मिली हुई थी तो अभी उसको 10 साल में जेल में कर दिया, यानी कि पूरी तरीके से भरी नहीं किया, फॉर्म भी नहीं चेंज किया, बस उसका एक्सटेंट कम कर दिया। यहाँ पे भी सेम वही एक्सटेंट कम करते हैं, लेकिन हेल्थ ग्राउंड अगर होता है तो उसको रेस्पाइट बोलते हैं। रेप्राइव का मतलब ये होता है टेम्प्रेरी होल्ड लगाना। ठीक, अब ये गवर्नर से अलग कैसे है? गवर्नर से अलग ऐसे है कि गवर्नर जो है दो चीज़ें नहीं कर सकता है। एक तो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता है ये कभी, अगर मृत्युदंड मिला है तो आप प्रेसिडेंट के पास ही जा सकते हो, गवर्नर के पास आप नहीं जा सकते हो। और दूसरा ये है कि अगर मार्शल लॉ के तहत अगर आपको कुछ मिला है, सज़ा मिली, तो भी आप प्रेसिडेंट के पास ही जा सकते हो। मार्शल लॉ का मतलब ये है जो डिफेंस फोर्सेस में आपको जो सज़ा मिलती है वो मार्शल लॉ के तहत कहलाती है। तो अगर ये मार्शल कोर्ट के तहत अगर आपको मिला है कुछ भी, तो भी आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते हो, बिकॉज प्रेसिडेंट इज़ दी सुप्रीम कमांडर ऑफ दी ऑल द डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, तो ये बस दो एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट और गवर्नर का पार्डनिंग पावर अलग है, बाकी हर जगह सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑल केसेस वेयर अ डेथ सेंटेंस हैज़ बीन प्रोनाउंस्ड, पनिशमेंट और सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक, oath of the President of India specified in Article 60 includes the promise to preserve, protect and defend the country and the law. The phrase constitution and the law is unique to the President's oath and is not explicitly mentioned present in the oath to which of the following. ये हिंदी में रहा, यानी कि किसके में ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही करता है प्रिंस भारती, हर चीज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, चाहे पार्डनिंग पावर हो, चाहे बिल पे विद एसेंट ना देना, वीटो करना, वो सब। देवांश जी, बड़े की बात हो रही है पॉपुलेशन टर्म्स में। ठीक है, पॉपुलेशन टर्म्स में बड़े की बात हो रही है। ठीक, बिल्कुल, वहाँ पे एरिया की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही है। ये चीज़ आप ध्यान रखना उस वाले क्वेश्चन में जहाँ पे वैल्यू ऑफ वोट था। हाँ, चलिए, तो यहाँ पे सभी में के में होगा, तो आंसर यहाँ पर आपका होना चाहिए डी ऑप्शन। ठीक है, डी, क्योंकि द फ्रेज कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ इज़ यूनिक टू द प्रेसिडेंट्स ओथ एंड इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन एज बाई लॉ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एज बाई लॉ ये तो इसके में भी है, वाइस प्रेसिडेंट के में भी है। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा तो है ये एम्बिगुअस नेचर का, क्योंकि उसका आज वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो उसमें प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसमें यह है कि आई बियर द ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज बाई लॉ स्टैब्लिश्ड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एज बाई लॉ, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही होगा फिर तो। ठीक है, व्हेन अ वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू हिज डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल, इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड विद इन द 6 मंथ। ये हिंदी में 6 महीने के अंदर उस रिक्ति को भरना ज़रूरी है। अ पर्सन हु हैज़ हेल्ड ऑफिस एज प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करने वाला व्यक्ति उस पद पर किसी भी संख्या में कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित होने का पात्र होता है। अब बात यहाँ पे ये ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि अभी आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दिया प्रेसिडेंट को, है ना, जगदीप धनखड़ जी ने। तो वहाँ पे आर्टिकल नंबर जो 68 है उसका जो क्लॉज 2 है
उसमें ये लिखा हुआ है कि एज सुन एज पॉसिबल, यानी अगर रिक्ति क्रिएट होती है, वैकेंसी क्रिएट होती है तो एज सुन एज पॉसिबल जो है इलेक्शन हेल्ड करने हैं, होल्ड करने हैं, ठीक। लेकिन अगर प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 62 में यहाँ पर 6 महीने का टाइम प्रिस्क्राइब्ड है, ये चीज़ ध्यान रखना है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट केस में नहीं है। वैकेंसी कैसे अकर हो सकती है, वैकेंसी का कैसे अकर हो सकती है, तो वैकेंसी डेथ से हो सकती है, वैकेंसी रेजिग्नेशन से हो सकती है, वैकेंसी रिमूवल से हो सकती है। अब रिमूव डेथ तो ठीक है, नेचुरल है। रेजिग्नेशन किसको देता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को देगा, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है। रिमूवल को ही हम क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं, जो आर्टिकल नंबर 61 में है, ठीक है। आई थिंक आर्टिकल आपको सारे रटे होंगे, जो ये इस तरीके से हम लोगों ने याद किए थे। प्रेम, ठीक है, प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है, सो कम इन टाइम, ठीक है, सो कम इन टाइम। सो देर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। इलेक्टोरल कॉलेज है इसका, मैनर ऑफ इलेक्शन है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है पता होना चाहिए। मैनर ऑफ इलेक्शन कैसा होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है ना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व तो एकल संक्रमणी मत। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, जरा बताइए। यहाँ पे बात करेंगे तो टर्म है 5 साल का। ये आपका किसकी बात करता है, एलिजिबिलिटी ऑफ और री इलेक्शन की, तो एनी नंबर ऑफ टाइम भारत में कोई भी कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। क्यू से है क्वालिफिकेशन, ठीक है, और अभी तक लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट पहले प्रेसिडेंट रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन क्यू से क्वालिफिकेशन इसमें मेंशन है कि एक तो उम्र 35 साल की होनी चाहिए, 35 ईयर्स की, एंड ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट के केस में यही सेम चीज़ राज्यसभा होती है, ठीक है। देन अगर बात करेंगे ये सी से कंडीशन ऑफ ऑफिस आर्टिकल 59, देन 60 में ओथ दी हुई है, देन इम्पीचमेंट 61 रिमूवल प्रोसेस, और टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल देखो, लोगों को ये नहीं आ रहा है कि भाई इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने कहाँ से लिया, कोई यूएसए बोल रहा है, कोई साउथ अफ्रीका बोल रहा है, कोई आयरलैंड बोल रहा है। तो कुछ याद है, रेड याद है कुछ, आयरलैंड से रेड निकाला था, जिसमें DDPSP था, ई इलेक्शन था, कुछ याद आया, इलेक्शन टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। देखो सारे देशों के नाम लिख दिए पूरे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 महीने। अ पर्सन हु हैज़ हेल्ड ऑफिस एज प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यस, ऑप्शन मस्ट बी बोथ 1 and 2, ओके। चलो ठीक है आगे। और ये आर क्या है यहाँ पे, आर क्या है भाई, आर है राज्यसभा में जो नॉमिनेशन होते हैं, जो राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है ना 12 मेंबर्स को, वो यहाँ पे है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। तो राज्यपाल के पास जो विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, करिए विचार। चलो तो आंसर क्या होगा इसका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। The governor can at their discretion reserve any bill passed by the state legislature for the consideration of the president of India. Yes, ये इनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखा है कि यहाँ पर गवर्नर अपने डिस्क्रिशन पे वर्क कर सकता है और बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको असेंट के लिए दिया है। अब यही इसी से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर ऑफ तमिलनाडु वर्सेस तमिलनाडु की गवर्नमेंट, ठीक है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने क्या किया, बिल को पास किया, ठीक है। अब वहाँ के जो गवर्नर थे RN रवि, ठीक है, उन्होंने क्या किया,
उन्होंने स्टेट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा जो बिल पास किए जा रहे थे उन सब को रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, और उस पर एसेंट दे ही नहीं रहे थे, बिल को होल्ड करके रख लिया, क्योंकि ये सब आर्टिकल नंबर 200 और 201 में लिखा हुआ है, और प्रेसिडेंट भी शांत बैठे हुए थे। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पहले तो मद्रास हाई कोर्ट को अप्रोच किया, कोई रिलीफ नहीं मिला, तो उसके बाद वो गए कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने देन यहाँ पर जजमेंट दी, किसके फेवर में, तमिलनाडु गवर्नमेंट के फेवर में। पहली बात तो सारे बिल्स को उन्होंने उठा के पास किया, ठीक, और ये मैंडेशन दिया, ठीक है, ये जजमेंट दिया या फिर ये एक टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करी, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं लिखी हुई कि जिस टाइम लिमिट में इनको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। तो क्योंकि टाइम लिमिट मेंशन नहीं है, तो अब यहाँ पे टाइम लिमिट को मेंशन किया गया कि भाई 1 महीने या फिर कुछ केसेस में 3 महीने, ठीक है, यहाँ पर इतने टाइम में गवर्नर को एसेंट देनी ही होगी, रिस्पॉन्ड करना ही होगा, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके। बिकॉज आर्टिकल नंबर 200 है जो ये गवर्नर को पावर देता है कि भाई वो विद होल्ड कर सकता है बिल को प्रेसिडेंट के रिकन्सिडरेशन के लिए। लेकिन अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि अगर आप एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे वर्क कर रहे हो तो आपको एसेंट देना है या रिजर्व करना है, जो भी करना 1 महीने में के अंदर करो, और अगर रिटर्न करना है, ठीक है, अगर एसेंट देनी है फिर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना 1 महीना, और अगर आपको विद होल्ड करनी है एसेंट अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो आपको 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर बिल को रिटर्न करना होगा। तो ये 1 महीने और 3 महीने का यहाँ पे टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब किया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 महीना में आपको क्या करना है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आप एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे काम कर रहे हो तो 1 महीने के अंदर आपको एसेंट सहमति देनी है या फिर रिजर्व करना है, जो करना है 1 महीने के अंदर, और अगर विद होल्ड करनी है एसेंट अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस तो 3 महीने के अंदर आपको बिल को रिटर्न करना होगा। Governor is not required to act on the aid and advice of the Council of Ministers while sending a report to the President for the imposition of President rule. बिल्कुल सही है, गवर्नर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू, वहाँ पर अगर वो प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग बोलना चाहता है प्रेसिडेंट को कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, सेंटर को बोल रहा है, तो वो ज़रूरी नहीं कि एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे काम करे, क्योंकि हो सकता है कि सरकार ही इस हिसाब से ना काम कर रही हो कि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाना ज़रूरी पड़ गया हो, लेकिन वो कभी सरकार तो नहीं बोलेगी कि हाँ यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दो या फिर राष्ट्रपति शासन लगा दो, ठीक है। द गवर्नर, इसीलिए कभी कभी बोला जाता है कि गवर्नर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है लेकिन बोला जाता है, और इसीलिए ये एक, इसको हम यूनिटरी फीचर के तहत रखते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन स्टेट बाई सेंटर, इसको हम यूनिटरी फीचर रखते हैं क्योंकि गवर्नर कहीं ना कहीं सेंटर के डायरेक्शंस पे ज़्यादा काम करता है। गवर्नर एक्सरसाइजेज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग अ चीफ मिनिस्टर ओनली व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर, तो ये बोल रहा है कि गवर्नर सिर्फ एक ही तरह के डिस्क्रिप्शन पे काम करता है, वो तब है जब चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही काम में डिस्क्रिप्शन है। पहली बात तो तीसरा वाला, क्योंकि ऊपर हमने देखा ही है कि कहाँ कहाँ उसका डिस्क्रिप्शन है, तो आंसर 1 और 2 होगा। उसका डिस्क्रिप्शन बिल को रिजर्व करने में भी, उसका डिस्क्रिप्शन इसमें है कि वो प्रेसिडेंट रूल के लिए भी बोल सकता है, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नर्स ऑफिस इज इनकरेक्ट, तो राज्यपाल के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यस, कनाडा से लिया है हमने, कनाडा से, ट्रू। चलिए, सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स, क्या सेम पर्सन को, एक ही इंसान को राज्यपाल अपॉइंट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ये पर्टिकुलर चीज़ को, प्रोविज़न को 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द गवर्नर, रॉन्ग, बिकॉज इम्पीचमेंट का कोई प्रोविज़न नहीं है गवर्नर के लिए। अगर बात करें अब इम्पीचमेंट की, अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है बताएंगे आप? और इम्पीचमेंट प्रोसेस को हमने लिया कहाँ से? तो इम्पीचमेंट प्रोसेस को बोरो किया गया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस, ठीक। एंड इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ऑल एमपीज। इज इट ट्रू? नो, नो।
क्यों बता, कौन करता है? तो भैया ऑल एमपीज ही तो करते हैं। याद करो, जो वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है वही तो प्रेसिडेंट को हटाता है। जो वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है वही प्रेसिडेंट को हटाता है। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, तो इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज, निर्वाचित सांसद और जो विधायक होते हैं ये क्या करते हैं, ये चुनते हैं। ये इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज ये प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं, विच इज़ आर्टिकल नंबर 54। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके का इम्पीचमेंट रिमूवल का प्रोसीजर गवर्नर के लिए नहीं होता, बिकॉज गवर्नर सर्व्स टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है ये, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक सर्व करता है ये। ठीक है, तो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, अ पर्सन अपॉइंटेड एज गवर्नर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ट्रू। 11th, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट हैज़ द पावर टू डू व्हाट। हिंदी में ये लिखा हुआ है, हिंदी वाले अपना पढ़ेंगे यहाँ से, और इंग्लिश में। गवर्नर के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकता है व्हेन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इन सेशन। ट्रू। आर्टिकल 213 बिल्कुल सही है ये भी। प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के तहत करता है? 1, 2, 3, जब या तो लोकसभा या राज्यसभा या दोनों ही सदन में ना हो तो। ठीक है, क्योंकि बिना दोनों हाउस के पास हुए बिल कोई भी एक्ट नहीं बन सकता, इसलिए लोकसभा, राज्यसभा, या फिर अगर हम स्टेट की बात करें तो जितने हाउसेज हैं, अगर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है तो लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर दोनों हैं, काउंसिल भी है, तो दोनों का होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता बिना दोनों हाउस से पास हुए। ठीक है, तो इसलिए अगर एक हाउस भी ना हुआ तो ऑर्डिनेंस आ सकता है। और ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है अगर उसको पास ना किया गया पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर? क्योंकि होता क्या है, ऑर्डिनेंस इज़ लाइक अ टेम्प्रेरी लॉ। जब सत्र में नहीं है, ठीक है, जब सेशन में नहीं है आपके हाउसेज, तब ऑर्डिनेंस को लाया जाता है। तब क्या किया जाता है? तब ऑर्डिनेंस को लाया जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि जब पार्लियामेंट ये सेशन में आ जाता है फिर स्टेट लेजिस्लेचर, तो उनको 6 हफ्ते के अंदर उस पर रिस्पॉन्ड करना है। अगर उसको कंटिन्यू रखना है तो अप्रूव करिए, नहीं करना है तो डिसअप्रूव करिए, और अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो अप्रूव ना डिसअप्रूव, तो 6 हफ्ते के बाद अपने आप मर जाएगा वो ऑर्डिनेंस। तो अगर अप्रूव ना किया गया बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, अगर अप्रूव नहीं किया पार्लियामेंट ने, ठीक है, तो मैक्सिमम जो ऑर्डिनेंस की लाइफ हो सकती है वो 6 महीने और 6 हफ्ते हो सकती है। 6 हफ्ते तो समझ में आ गया, और 6 महीने, 2 सेशन के बीच का जो गैप है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम 6 महीने का वो गैप 2 सेशन के बीच का, और 6 हफ्ते वो, तो 6 महीने 6 हफ्ते मैक्सिमम लाइफ हो सकती है ऑर्डिनेंस की। अगर अप्रूव ना किया गया, कर दिया गया तो फिर चलता ही रहेगा। समन एंड डिजॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल। डायरेक्ट डेटा मनी विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, बिल्कुल इसी के प्राय रिकमेंडेशन से लाया जाता है। रिमूव अ जज ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, गलत, क्योंकि हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसका जज को हटाने का जो पावर होता है वो प्रेसिडेंट के पास ही होता है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी। ये बात बिल्कुल सही है कि अप्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड में हटाया जाता है। प्रेसिडेंट की अगर बात करेंगे तो इसको किस ग्राउंड में हटाया जाता है? इसको हटाया जाता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। और अगर हम बात करें जजेस को हटाने की, तो ये कहाँ पर पूरा प्रोसीजर मेंशन्ड है? जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968, 1968 का जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है, इसमें मेंशन्ड है पूरा प्रोसीजर की किस तरीके से हटाया जाएगा। अगर लोकसभा में बिल आएगा हटाने का तो 100 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, राज्यसभा में अगर बिल आएगा तो 50 मेंबर्स, ठीक है। अगर कहीं पे भी हटाने का रेजोल्यूशन आ रहा है तो लोकसभा में आ रहा है तो 100 मेंबर, राज्यसभा में आ रहा है तो 50 मेंबर। फिर एक सेलेक्ट कमिटी, एक कमिटी बनेगी। पहली बात तो इट इज़ अप टू दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इसको एक्सेप्ट करे ना करे। अगर कर लिया तो वो एक कमेटी बनाएगा, ठीक है, 3 मेंबर्स की कमेटी बनाएगा जिसमें मेनली जजेस होंगे, और वो अगर एक बार कह दिए कि हाँ ये इसका गिल्टी है प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी का, जैसे अभी जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ हुआ, ठीक, तो अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया, अगर अप्रूव कर दिया देन ये एक तरीके का लाइसेंस मिल जाता है लोकसभा राज्यसभा का कि वो कभी भी इसको हटाने का प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं अभी, ठीक है। अभी तो उन्होंने सिर्फ क्या किया था, जैसे वो बस उन्होंने इच्छा जताई थी कि हटाना चाहिए इसको, तो अगर लोकसभा बोल रहा है तो 100 मेंबर, और अगर राज्यसभा बोल रहा है तो 50। अब दोनों हाउसेस को क्या करना होगा, अलग अलग तरीके से स्पेशल मेजोरिटी से इस बिल को पास करवाना होगा अपने अपने हाउस में, और अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास करवा दिया तो प्रेसिडेंट इसको हटा देगा। फिर किसको हटाएगा? प्रेसिडेंट ही। लेकिन बिल कहाँ पास हो रहा है? पूरा लोकसभा राज्यसभा, दैट इज पार्लियामेंट में। समझ में आया पूरा प्रोसीजर कैसे हटता है?
और प्रेसिडेंट का क्या केस होता है? प्रेसिडेंट के केस में जैसे यहाँ पर 100 मेंबर और 50 मेंबर वाला सिस्टम चल रहा है कि लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1/4 मेंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट को जब हटाना होता है राष्ट्रपति को, यस, डीसी वाधवा केस को आप लोगों ने सही रिकॉल किया। डीसी वाधवा केस जो है ये जो बिहार का हाई कोर्ट था उसने बोला था कि बार बार आप ऑर्डिनेंस मत लाओ, क्योंकि बार बार ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट एंड देन रीप्रमलगेट किया जा रहा था। इट इज़ लाइक कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाए जब सेशन में आ जाए पार्लियामेंट, ठीक है, और उसने उसको हटा दिया, डिसमिस कर दिया, तो वो क्या करे प्रेसिडेंट, सेशन को प्रोरोग करने की उसके पास पावर है, तो प्रोरोग कर दे, फिर से ऑर्डिनेंस ले आए, तो प्रमलगेट रीप्रमलगेट करना, इस चीज़ को बंद करने के लिए बोला था डीसी वाधवा केस में कोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर 1, एनी बिल मीन्स कैन गवर्नर रिजर्व मनी बिल। एक सेकेंड, 10 में कहाँ है भाई? 9th में, द गवर्नर कैन एट देयर डिस्क्रिशन रिजर्व एनी बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर देयर कंसिडरेशन। तो मतलब आपका ये कहना था कि क्या मनी बिल ही तो था ना? एक सेकेंड, यस पवन कुमार, अगर वो मनी बिल कुछ तो संबंधित है फेडरल स्ट्रक्चर से, सेंटर और स्टेट से, तो वो भी रिजर्व कर सकता है गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए, ठीक। काफ़ी वैसे बैच में कुछ लोग ना एकदम पगलैट भरे हुए हैं। देखो एक आया, जैसे अभी नहीं हम बात कर रहे थे, एक आया पता नहीं कुछ भी लिख रहे हैं, ज़्यादा ऑडियंस ऑडियंस मत खेलो, कहा था। मतलब क्या दौरे वौरे पढ़ते हैं क्या मिर्गी के? यहाँ पर पढ़ हम क्या चल रहा है भाई ये? यहाँ पॉलिटी हम लोग तो शांति से पढ़ रहे हैं, लोग अपने डाउट पूछ रहे हैं कि ये मनी बिल ये वो, ये भाई सब आए आए ज़्यादा ऑडियंस ऑडियंस कहा था। भाई क्या है ये? व्हाट्सएप की चैट चल रही है यहाँ पे, क्या है मतलब? तुम खुद तो पागल हो कि सामने वाले को भी पागल करोगे क्या? कोई भी कुछ भी आके फोटो कॉपी कहाँ करवाए? क्या हाल चाल है सर? मतलब तुम लोग बौरा गए हो क्या? इसीलिए क्या, छोड़ो। तो स्टेट, इफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब तुम लोग नहीं, मतलब ये एक का दुक्का लोग पता नहीं, खैर चलो चलो। तो इफ अ स्टेट लेजिस्लेचर repasses an ordinary bill, not a money bill, that a governor had written for the consideration, and the bill is sent back to the governor, what is the governor's mandatory constitutional obligation? यानी कि यदि कोई राज्य विधानमंडल किसी साधारण विधेयक को पुनः पारित कर देता है, ठीक है, दोबारा पारित कर देता है, तो जिसे राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था और विधेयक को राज्यपाल के पास वापस भेज दिया जाता है, तो राज्यपाल का अनिवार्य संवैधानिक दायित्व क्या है? क्या है कि अब अगर रिटर्न होके आया है तो बेटा कायदे से शांति के साथ एसेंट दे दो। अब गवर्नर मस्ट रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडर। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं अब रिटर्न आया तो रिजर्व करना ही पड़ेगा प्रेजेंट के लिए, ऐसा कोई मैंडेशन नहीं है। उसको दोबारा फिर लौटाना है ऐसा भी नहीं है। इज बाउंड टू गिव द एसेंट, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर सी। ये बिल के बारे में बात हो रही है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो 42nd अमेंडमेंट की भी मैं बात कर रहा था, जिसने कि ये बोला था प्रेसिडेंट को कि आप आप क्या कर सकते हो, आप पे एडवाइस बाइंडिंग है, कोई एडवाइस आपको दी जाएगी बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो आपको माननी पड़ेगी। इस तरीके की एडवाइस गवर्नर के लिए बाइंडिंग नहीं है कि गवर्नर को जो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस दी तो उस पर बाइंडिंग है, ऐसा उसके लिए बाइंडिंग नहीं है, चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। 13th assertion reason, governor of a state is not answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office। गवर्नर जो है स्टेट का वो आंसरेबल नहीं है टू एनी कोर्ट, किसी कोर्ट के लिए आंसरेबल नहीं है। ये एक्चुअल में आर्टिकल बिल्कुल सही है, आर्टिकल नंबर 361 में लिखा हुआ है, और सिर्फ गवर्नर के लिए नहीं लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट के लिए भी लिखा हुआ है कि वो आंसरेबल नहीं है किसी कोर्ट में। क्यों? क्योंकि ये टाइटलर हेड है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसी और के हाथ में होती है। स्टेट के केस में चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और सेंटर के केस में प्राइम मिनिस्टर एंड इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, तो असर्शन सही है आपका और रीज़न भी, ठीक है। असर्शन सही है और रीज़न दोनों ही आपके सही हैं, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। In which of the following states is it a special constitutional responsibility of the governor
to ensure the protection of the interest of the local people in the field of vocational training and to establish a separate development board. बताइए. कि स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नर की कि वो इंश्योर करें प्रोटेक्शन, ये हिंदी में है, इंटरेस्ट ऑफ द लोकल पीपल इन द फील्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड टू स्टैब्लिश अ सेपरेट डेवलपमेंट बॉडी, हिंदी में. तो ध्यान रखिएगा ये महाराष्ट्र गुजरात के लिए है. अब यहाँ पे आप रिकॉल करिए, एक्चुअल में ये आर्टिकल नंबर 371 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद नंबर 371 में. जब हम आर्टिकल नंबर 371 की बात करते हैं तो 371, ठीक है, 371 ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई एंड जे. ठीक है, किस तरीके से याद करते हैं? तो पहले तो माता जी का आशीर्वाद लेके आएंगे, महाराष्ट्र गुजरात, देन नाम, ठीक है, नाम, आसमा जी के. याद आया आपको? ठीक है, जो हम लोगों ने ट्रिक पढ़ी थी. तो नाम, आसमा जी के, जिसमें महाराष्ट्र गुजरात हो गया 371, 371 ए नागालैंड, ये क्या है? असम है, आंध्रा है, आंध्रा की यूनिवर्सिटी है, सॉरी नागालैंड है, असम है, ठीक है, मेघालय आपका, देन आंध्रा है, आंध्रा की यूनिवर्सिटी है, देन आपका सिक्किम आएगा, देन सिक्किम के बाद अगर बात करेंगे तो ये 371 जी में आपका मणिपुर आएगा, देन आपका ये अरुणाचल आएगा, देन गोवा आएगा, देन कर्नाटक आएगा. ठीक है, बस आपको ये याद करना है, नाम, आसमा जी के, और सारा कुछ आपका याद हो जाएगा. ठीक है, सिर्फ आपको ये याद रखना है, 371 के रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नहीं भाई, इसमें पहले आपका ऊपर जो है आएगा असम, नीचे आएगा अरुणाचल और बीच में आएगा आंध्रा. ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये है आपका असम, क्योंकि 3 ए है ना, ये आपका असम, ये है आंध्रा, ये है आपका अरुणाचल, और कौन से 2 बार हैं? एम है 2 बार. तो ये आएगा आपका मणिपुर, ठीक है, ये आएगा आपका मिज़ोरम, ठीक है, और कोई 2 बार है? नहीं. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जो 2 बार है वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. The principle of collective responsibility, Article 75, implies that a minister who disagrees with the cabinet decision must resign or be dismissed by the president on the advice of the prime minister. ये हिंदी में देख लीजिए एक बार. तो principle of collective responsibility implies that a minister who disagrees with the cabinet decision must resign. Yes, यानी कि जैसे कि ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, अगर मान लो कोई डिसीजन लिया, लेट सपोज, जो आपको पता है आर्टिकल जो ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, इसको 2019 में अमेंड किया गया था, संशोधित किया गया था, और उस अमेंडमेंट में ये चीज़ ऐड करी गई थी कि जो 6 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ हैं जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आएंगे, तो उनके लिए सिटीजनशिप में, नागरिकता में प्रावधान में जो है रियायत बरती जाएगी. 12 साल की जगह 6 साल ही उनको भारत में रहना होगा अगर उनको सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन लेनी है तो, और उनको मिल जाएगी. ठीक, ये हुआ. और आपको पता है विरोध हुआ. अब लेट सपोज मोदी कैबिनेट का एक मेंबर मिनिस्टर आए और बोले कि नहीं, ये जो गवर्नमेंट हमारी कर रही है ये पूरी तरीके से बेकार है, मैं बिल्कुल आर्टिकल, ये जो अमेंडमेंट हुआ है इसके विरोध में हूँ. तो उस बंदे को रिज़ाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ होती है आर्टिकल नंबर 75 में, कि आप कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगे टुवर्ड्स दी लोकसभा. अगर आप डिसएग्री कर रहे हो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, तो आपको रिज़ाइन देना है. आप दे दो रिज़ाइन, ठीक है, अगर आप एग्री नहीं करते. जैसे कि बिहार के जो करंट में गवर्नर हैं, कौन है ज़रा बताइए? आरिफ खान. उन्होंने राजीव गांधी के टाइम पे, राजीव गांधी की उसमें ये मंत्री हुआ करते थे जब सरकार होती थी, तो ये एग्री कर गए थे, एक इसी तरीके का बिल आया था और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था उस टाइम पे, और तब से वो कांग्रेस से हट गए थे. ठीक है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज आर्टिकल नंबर 75, मीन्स अ मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है,
इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स अ मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। भैया इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी 75 में नहीं 74 में है, सॉरी, ओके ठीक है ठीक है, ओके 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 समझ गया मैं, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। 74 में अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, 75 को डिटेल में हम डील करते हैं पहले। 75 में डिफरेंट जो क्लॉजेस दिए हुए हैं, तो 75 यहाँ पे क्लॉज क्योंकि मेंशन नहीं है, ठीक है। क्लॉज अगर मेंशन करके देता तो सही है, गलत होता, क्योंकि सिर्फ 75 लिखा है तो फिर सही होगा। क्यों? 75 क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ है? पहली बात तो 74 में क्या लिखा हुआ है? 74 में लिखा हुआ है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल नंबर 75 का जो क्लॉज 1 है उसमें लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सबकी। दूसरे में लिखा है इनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स दी प्रेसिडेंट। फिर तीसरे में इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है टूवर्ड्स दी हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा। चौथे में क्या लिखा हुआ है कि इनको ओथ लेनी है, शपथ लेनी है, शपथ इनकी लिखी हुई है। और शपथ जो है कहाँ पे लिखी हुई? थर्ड शेड्यूल में, तीसरी अनुसूची में। इसमें तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि शपथ लेनी है, लेकिन किस किस को शपथ कैसे क्या लेनी है वो थर्ड शेड्यूल में मैंशन है। देन फिफ्थ में अगर बात करेंगे तो ये लिखा हुआ है कि कोई भी मंत्री बन सकता है बिना किसी हाउस का मेंबर हुए मैक्सिमम 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर आपको किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी है। और छठवां बात करता है कि सैलरी अलाउंस कौन डिसाइड करता है? तो सैलरी अलाउंस ये अपने खुद ही डिसाइड करते हैं। क्लियर रहती चीज़। अब 75 क्लॉज 1 में भी अमेंडमेंट किया गया क्लॉज, ठीक है, ये चलो बाद में भी डिस्कस करेंगे। आई थिंक मैंने इस पर क्वेश्चन रखा हुआ है आगे, ठीक है। तो पहला वाला सही है। दूसरा इंडिविजुअल मीन्स अ मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेजेंट व्हिच इज, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन इफ अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर इन दी लोकसभा। गलत है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ लाया ही नहीं जा सकता है, ठीक है। यही अंतर होता है सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में तो यही अंतर होता है। सेंसर मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या अंतर होता है? तो सेंसर में ये होता है कि इसको एक इंडिविजुअल के खिलाफ लाया जा सकता है या एंटायर के खिलाफ भी लाया जा सकता है, लेकिन इसको सिर्फ एंटायर के खिलाफ लाया जा सकता है। ओके, इसमें नीड नॉट रिज़ाइन, ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि रिज़ाइन करें ही करें, ठीक। यहाँ पर मस्ट रिज़ाइन, अगर ये पास हो गया तो रिज़ाइन करना पड़ेगा। इसको लाने के लिए 50 मेंबर का अप्रूवल चाहिए। कहाँ पे? लोकसभा में। क्यों? राज्यसभा में कितने मेंबर्स का चाहिए जरा बताओ? अगर लोकसभा में 50 चाहिए तो राज्यसभा में कितने मेंबर्स का चाहिए होगा? गेस करो, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक। यहाँ पे अगर कोई वो ऐसा नहीं है तो यहाँ पे रीज़न बताना है आपको कि क्यों आप ला रहे हैं इसको। यहाँ पे रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है। और ध्यान रखना, नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार गिरती है, और जहाँ सरकार गिरती है हाउस डिसॉल्व होता है। वो चीज़ राज्यसभा में कभी आ ही नहीं सकती, बिकॉज राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस विच इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, एंड बिकॉज इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन यू कैन नॉट ब्रिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन इन दी राज्यसभा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ ही नहीं सकता है, ठीक। क्लियर है यहाँ तक? 20 बेटा, बहुत सही, 20 मेंबर का ज़रूरत होता है। कहाँ पढ़े थे ये हैं? किसने पढ़ाया था ये 20 मेंबर? तो सी होगा इसका आंसर, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, सेकेंड का इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स अ मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यस, विच इन प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस, यस, and this power is completely independent, okay, and this power is completely independent of the council's confidence in the Lok Sabha। ऐसा नहीं है, काउंसिल का कॉन्फिडेंस तो लेके रखना ही पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस है ही नहीं लोकसभा में तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती है, सेम नो कॉन्फिडेंस मोशन वाली चीज़, ठीक है। तो दूसरा वाला भी गलत होगा, आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर A 1 ओनली होगा, बिल्कुल। आर्टिकल नंबर 75 का क्लॉज 3 बोलता ही यही है
ही कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टुवर्ड द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा। तो अगर आपका नहीं है, ठीक है, नहीं है, अगर आपकी मेजोरिटी लोकसभा में, अगर आपका वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं एंजॉय करते हो तो आपको हटना पड़ेगा, ठीक है, 16th। बेटा समता, तुमको भी दौरे पड़ने लगे क्या? बोल रही हैं चलिए सर ट्रेन चालू करिए। क्या हो गया भाई, मतलब क्या हो गया ऐसा? मतलब मैंने सफ़र इनिशिएटिव शुरू किया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मतलब तुम लोग ऐसे हेल्प मांगोगे। हम्म, क्यों भाई, ट्रेन चालू करिए। क्या क्या कमेंट कर रहे हो यार तुम लोग, होश में हो कि नहीं? कल भांग वांग तो नहीं चढ़ा रही थी तुम लोग? The total number of ministers, including the Prime Minister, in the Union Council of Ministers shall not exceed 15% of the total number। यही चीज़ है जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था। 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसको किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? ये हिंदी में रहा क्वेश्चन कि जो मंत्री परिषद है, दैट इज जो टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। 15% किसका? हाउस ऑफ पीपल का, दैट इज लोकसभा का। वो सीडी का इफेक्ट है। ठीक है, तो अब मेंबर तो पहला सही है, तो पहला सही है। अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग a member of either house of parliament belonging to any political party who is disqualified under the anti-defection law shall also be disqualified to be appointed as a minister। बिल्कुल सही है भी, ठीक है। ये 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में लिखा हुआ है और इनको ऐड किया गया था 91st अमेंडमेंट से। ध्यान रखना, ये जो 15% है ये 10% है दिल्ली के केस में। दिल्ली के केस में 10% होता है ये, ठीक है। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वहाँ का जो लेजिस्लेटिव असेंबली, उससे 10% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और दिल्ली आपको पता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली किस अमेंडमेंट से बना? किस अमेंडमेंट से? 69th अमेंडमेंट से। आर्टिकल नंबर 239A और 239AB, ये याद रखना है, दीज आर विथ रिस्पेक्ट टू दिल्ली। ओके, द प्रोविजन अलाउिंग अ स्प्लिट इन द पोलिटिकल पार्टी टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज डिलीटेड। यस, पहले एग्जेम्पशन था स्प्लिट को। देखो, स्प्लिट और मर्जर दो तरीके की चीज़ें होती हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट हो रही है मतलब उसके 1/3 जो लोग हैं वो किसी और पार्टी में जा रहे हैं, दैट इज स्प्लिट। और अगर 2/3 से ज़्यादा, 2/3 से ज़्यादा अगर जा रहे हैं तो उसको मर्जर बोलते हैं। तो पहले स्प्लिट और मर्जर दोनों एक्सेप्शन था। मैं आपको बताता हूँ क्या है ये, ठीक है। तो आपको पता है कि 52nd अमेंडमेंट ने, ठीक है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया था? 52वें संविधान संशोधन ने जो 10th शेड्यूल है उसको ऐड किया था, ठीक है। 10वीं अनुसूची को ऐड किया था जिसमें कि डिफेक्शन के प्रोविजन दिए हुए थे, ठीक है, जिसमें कि डिफेक्शन के प्रोविजन है। मतलब कि अगर कोई दल बदल करता है, एक पार्टी छोड़ के दूसरी में जाता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब वो किस केस में डिस्क्वालिफिकेशन वर्क करता है समझो। पहला, एक तो वही जो मैंने आपको बताया, पार्टी छोड़ के गया, ये पार्टी बदल लिया साला, ठीक है। दूसरा केस है जहाँ पे विप के अगेंस्ट में अगर वोटिंग करेगा, मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर काइंड ऑफ होता है, विप होता है, जो बोलता है कि कब आना है, कब प्रेजेंट रहना है, कब एब्सेंट रहना है, कब किसको वोट देना है। अगर उसके अगेंस्ट में वोट देता है मतलब उसने किसी और पार्टी से फिर घूस ले ली है। तीसरा है, अगर कोई इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के आता है, यानी किसी पार्टी से नहीं था और वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है चुनाव जीतने के बाद, तो डिस्क्वालिफिकेशन। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, यानी कि नामित सदस्य है, और वो 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ अगर ज्वाइन करता है, 6 महीने तक का टाइम पीरियड है आपके पास कि कर लो ज्वाइन, लेकिन 6 महीने के बाद करोगे तो डिफेक्शन लग जाएगा। तो ये 4 केसेस हैं। अब स्प्लिट और मर्जर पहले एक्सेप्शन था, तो स्प्लिट को तो हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया एन एक्सेप्शन, यानी अगर स्प्लिट होगा तो डिफेक्शन होगा। लेकिन मर्जर वाला भी एक्सेप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। ओके, 17th करो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नॉट अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट है when the ruling party has a clear majority in the Lok Sabha।
एज द पीएम इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। मतलब क्या भाई, अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करेगा, ठीक है, चाहे कितना ही क्लियर मेजोरिटी क्यों ना हो। तो कमेंट्स नहीं दिख रहा है, बताओ क्या दिख रहा है। चलो भाई, भांग के पकौड़े खाए लगते। हाँ सर, ट्रैक्टर निकाल लो। हाँ निकालना ही पड़ेगा जिस तरह की हरकतें। और एक चीज़ हम बता दें है, कुछ लोग जैसे क्या ना, जैसे उनको लग रहा है कि ओह सर ऐसे कमेंट पढ़ रहे हैं तो चलो हम कुछ भी टाइप करते हैं, देखते हैं हमारा पढ़ते हैं कि नहीं। बेटा वार्निंग नहीं देंगे, सीधा बैच ऑफ होगा, सच बता रहे हैं। सीधा बैच ऑफ होगा, सीधा बस एक क्लिक करना है। हमने देखा अगर कि तुमने एक दो बार ज़्यादा स्टड बनने की कोशिश कर रहे हो, बैच ऑफ करते ही इसलिए नहीं है ना कि फिर रोगे घूम फिर ये वो फिर टीम हमसे पूछेगी सर इनका कोर्स बंद हो गया, इनका खोल दें। तो इसलिए वो हम अपने लिए बस वो नहीं चाहते हैं कि फिर फालतू में हाँ कर दो ना करो ये सब। नहीं तो बस एक क्लिक लगेगा, सारी स्टडगिरी निकल जाएगी। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ नॉट अपॉइंटेड, ये तो बिल्कुल गलत होगा। और अगर असर्शन फॉल्स है तो रीज़न तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कैन बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा किसी पे मेंबर हो सकता है, जैसे कि मोदी जी लोकसभा के, मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के थे, ठीक है, इंदिरा गांधी भी राज्यसभा की थी, ठीक है। ज़्यादातर तो वैसे लोकसभा के ही होते हैं। क्यों लोकसभा के होते हैं? कारण इसका ये होता है कि मान लो कल को नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ इनके अगेंस्ट, ठीक है, तो ये उसके अगेंस्ट में वोट नहीं कर पाएंगे। जो इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो रहा है उसके अगेंस्ट में वोट नहीं कर पाएंगे। क्यों वोट नहीं कर पाएंगे तुम खुद सोचो। क्योंकि ये प्रोविज़न है कि राइट है आर्टिकल नंबर 88 में कि आप उसी हाउस में वोट कर सकते हो जिसके आप मेंबर हो। अगर आप राज्यसभा के मेंबर हो, और क्योंकि राज्यसभा में तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ ही नहीं सकता है, तो फिर आप तो वहाँ पर अपने अपने रिमूवल के अगेंस्ट में वोट ही नहीं कर सकते हो। आप बोल यानी स्पीक कर सकते हो वहाँ की प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस में, दोनों हाउसेज में हिस्सा ले सकते हो लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन आप वोट उसी हाउस में कर सकते हो जिसके आप मेंबर हो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अटॉर्नी जनरल जो है वो क्योंकि किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, लेकिन वो किसी भी हाउस में बोल सकता है, लेकिन किसी भी हाउस में वोट नहीं कर सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा समझा जी, इसलिए बोला था। Which of the following duties of the Prime Minister as regards the President is or are explicitly mentioned in the Constitution of India? ठीक है, राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा कर्तव्य भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है? टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी के बारे में आप जरा कमेंट करके बताइए जल्दी से, आर्टिकल कौन सा है जो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी के बारे में बात करता है। To communicate to the President all decisions to the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union and proposals to the legislation. Yes, प्रेसिडेंट को सारी डिसीजंस को कम्युनिकेट करना है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लिए हैं विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ यूनियन, ठीक है। आर्टिकल नंबर ये 78 अनुच्छेद नंबर 78 है ये, जो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है। टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर द लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर, ठीक है। ये हिंदी में, सॉरी मैं दिखाना भूल गया, संघ के मामलों के प्रशासन और विधान प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदान करना जिसकी राष्ट्रपति मांग करे। तो अगर प्रेसिडेंट कुछ मांग रहा है तो वो भी फर्निश करना पड़ेगा, ठीक है, देना पड़ेगा। इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वेस्ट टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर on which a minister on which a minister has taken a decision but which has not been considered by the council, कोई भी चीज़ इसने की जिस पे कि मिनिस्टर ने डिसीजन ले लिया है किसी एक मिनिस्टर ने, लेकिन उस चीज़ के बारे में बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नहीं पता है, ठीक है, बाकी काउंसिल को नहीं पता है, तो वो चीज़ जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से मांग सकता है। अब इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से पीएम को लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट बोला था किसने? लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट बोला था किसने? ये बोला था प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक। 19th, द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म इज सब्जेक्ट टू, राष्ट्रपति को लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसे भंग करने की सलाह देने की प्रधानमंत्री की शक्ति निम्नलिखित में के अधीन है। द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी इज सब्जेक्ट टू व्हाट? इज सब्जेक्ट टू प्रेसिडेंट्स ओन सेटिस्फैक्शन दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिटेन्स अ मेजॉरिटी।
Okay, the president's discretionary power only when the prime minister has lost the confidence of the Lok Sabha. The president's satisfaction that no other alternative government can be formed. Power of prime minister to advise the president to dissolve the Lok Sabha before the expire. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है कि आप लोकसभा को पहले ही डिसॉल्व कर दो, इस सब्जेक्ट टू वॉट, यानी कि क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रपति को लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसे भंग करने की सलाह देने की प्रधानमंत्री की शक्ति निम्नलिखित के अधीन है। किसके अधीन है? जब प्रेसिडेंट्स ओन सेटिस्फैक्शन दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिटेन्स अ मेजोरिटी, उसको तो डिसॉल्व करना है ना, तो प्रेसिडेंट्स डिस्क्रिशनरी पावर ओनली व्हेन द प्राइम मिनिस्टर हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है तो उस केस में प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन पे काम करेगा, तब प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से नहीं पूछेगा कि तुमको हटा दें। द प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन दैट नो अदर ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड, क्योंकि कोई और गवर्नमेंट नहीं बन सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी होगा। आइए 20th पे, जहाँ पर मैचिंग करनी, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी सारे ही हमने डील किए हैं। अगर आपको याद हो, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में आपका सवाल पूरा मेंशन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी में पूरा क्वेश्चन है ये, पॉज करके। 88 अभी देखा है हमने। राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल है इसमें। ठीक है, कंडीशनल सुनो। ठीक है, राइट्स ऑफ मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट हाउसेस, ही किसी भी हाउस में बोल सकते हैं, प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वोट अपने ही हाउस में कर सकते हैं, इसका मेंबर है वो। 78 में ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स हैं, तो पहला होगा इसका, ये 4 होगा इसका। 75 की अगर बात करें, कंडीशंस फॉर अ नॉन मेंबर टू कंटिन्यू एज अ मेंबर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, ये आपका 2 में। और कंडीशंस फॉर अ नॉन मेंबर टू कंटिन्यू एज अ मिनिस्टर, ये आपका आर्टिकल नंबर 75 के क्लॉज नंबर 5 में है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी नॉन मेंबर मिनिस्टर रह सकता है मैक्सिमम 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर उसको किसी न किसी हाउस की मेंबरशिप यानी सदस्यता तो लेनी ही होगी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? 2314 ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ये क्वेश्चन करिए। व्हाट इज़ द करेक्ट हायरार्कियल ऑर्डर ऑफ द रैंक्स, प्रेसिडेंस एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग पावर इन द गवर्नमेंट? कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। आपको ऑर्डर में लगाना है। पहली बात तो ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है बेटा, बन ही विकास साहा को स्पैम मत करो। तो पहली बात तो ये नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या कैबिनेट वर्ड मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? जरा बताइए। ये जो हायरार्की है, नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जरा बताइए कि ये आप मुझे कमेंट बताओ, कैबिनेट वर्ड कहीं मेंशन है? तो प्राइम मिनिस्टर तो सबसे ऊपर आएगा, कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर मतलब जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री, ये सब कैबिनेट मिनिस्टर का पार्ट होते हैं। तो 1 2। देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, बिकॉज इसको एक अलग से मिनिस्ट्री मिली हुई है छोटी सी, और ये एक तरह का मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं ये। तो 1 2 3 4 आंसर होगा। कैबिनेट वर्ड बिल्कुल मेंशनड है, और कैबिनेट बिल्कुल सही, सभी लोगों ने सही बताया। जो कैबिनेट शब्द है, इसको 44वें संविधान संशोधन से, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पर हुआ क्या था, 1975 में इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने। फ़खरुद्दीन अली अहमद उस समय प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बिना अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछे फ़खरुद्दीन अली अहमद को बोल दिया कि आप यहाँ पर इमरजेंसी लगा दो इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, 44th अमेंडमेंट ने क्या कर दिया कि बिना कैबिनेट से पूछे हुए, उसने बोला बिना कैबिनेट से पूछे हुए प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल सकता प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने के लिए। तो वहीं पे ही सबसे पहले कैबिनेट वर्ड को जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाद में आपको पता है 44th अमेंडमेंट ने इंटरनल डिस्टर्बेंस को भी रिप्लेस कर दिया था, किस वर्ड से? आर्म रेबिलियन से। कल भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, है ना, जिसमें कि हम देख रहे थे फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, आर्टिकल नंबर 2021 सस्पेंड नहीं हो सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। ये भी प्रोविजन ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट से, राइट, ओके। चलो, अब आ जाते हैं लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चन हैं अपने, ये जो हम लोग करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये कर लेते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन है, IWT जो टर्मिनल है, ठीक है, द IWT टर्मिनल एट जोगी गोफा इज स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज trilateral trade with Bhutan and Bangladesh, and reason is Jogi Gopha terminal is located near the borders of Bangladesh, Bhutan, and is declared port of call under the PIWT and T agreement between India and Bangladesh.
ये इंग्लिश में ही है, ठीक है। ये आपका PYQ है अभी जो पूछा गया सिलेक्शन पोस्ट में। चलो, तो कर लिया सभी ने। पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है? जहाँ पे आपका वो पोर्ट होता है जहाँ पे शिप्स वगैरह रुकते हैं, जब बड़ी लंबी दूरी को कवर करते हैं ना, तो वो उनके लिए बनाए जाते हैं पोर्ट कि भाई आप यहाँ पे रुक के थोड़ा सा आराम कर सकते हो, ठीक है। तो ये IWT टर्मिनल एट जो जॉगी गोफा स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया ट्राइलेटरल ट्रेड विद भूटान एंड बांग्लादेश। एंड दिस जॉगी गोफा टर्मिनल के बारे में अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, लिखा हो उसी के बारे में, इज लोकेटेड नियर द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश एंड भूटान। अब तुम मुझे बताओ, तुम ही मुझे बताओगे और कोई नहीं बताएगा, ठीक है। खड़े हो, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? हाँ, चिराग तंवर। खड़े हो जा रहा, बताओ बेटा इसमें क्या आंसर होगा? तो क्या आंसर होगा तुम खुद सोचो। IWT टर्मिनल एट जॉगी गोफा स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड भूटान एंड बांग्लादेश के बॉर्डर पे। तो ये रहा भूटान, ये रहा बांग्लादेश। अच्छा, दूसरा क्या बोला? जॉगी गोफा टर्मिनल इज लोकेटेड नियर द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश भूटान। यहाँ बोल रहा है कि वो इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए भूटान और बांग्लादेश के साथ, और बोल रहा है कि भूटान बांग्लादेश के बॉर्डर पे लोकेटेड है। अब तुम मुझे बताओ, नहीं कर रहा इसको सपोर्ट? हाँ, नहीं कर रहा इसको सपोर्ट? क्यों नहीं कर रहा इसको सपोर्ट? ये अगर यहाँ लिखा होता है कि ये हमारा ट्राइलेटरल ट्रेड इंक्रीज करेगा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, और ये बोल रहा होता है ये लोकेटेड है भूटान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, तो हम मानते हैं कि हाँ ये तो ये इनमें से एक ही कोई सही है, क्योंकि वो बोल रहा भूटान मांगे, ये कुछ और बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि वो जो बात बोल रहा है कहीं ना कहीं हमें 100% श्योर नहीं है। कौन इस क्वेश्चन को लेकर 100% श्योर होगा? कोई नहीं। किसको पता है कि जॉगी गोफा में ये सब क्या पोर्ट ऑफ कॉल डिक्लेयर किया, क्या किया, कौन सा एग्रीमेंट है? लेकिन खुद सोचो, यहाँ पर कोई फैक्ट नहीं, कोई डेटा नहीं। फैक्ट तो मान भी सकते हैं थोड़ा बहुत, कोई डेटा नहीं, कोई एक्सट्रीम कीवर्ड नहीं, और जो पहला बोल रहा है उसको सपोर्ट करता हुआ समझ में आ रहा है रीज़न, तो आंसर ए होने के काफ़ी चांसेस हैं, ठीक है। तो तुक्का लगा दे, नहीं तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा समझ के। ओके, 23 ऑल 10 आसियान कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन ऑल 8 सब, ये है with, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा इसमें, एक सेकंड रुकना। अभी दिखा? ठीक, अभी आई थिंक ठीक है, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 6th आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट जॉइंट कमिटी। सब बाहर खड़ा कर दो इसको। हाँ, फील आ गई तुम लोग स्कूल वाली है। ऐसा भाई डर लगता था ना, जैसे भाई टीचर से आंखें मिलाने में डर लगता था कि आंखें नहीं मिलानी, आंखें नहीं मिलानी, आंखें मिला ली तो ये खड़ा कर देगा भाई, हम ही से पूछ लेगा ये, तो इधर उधर कुछ तो करते थे, ठीक है। और अगर खड़ा कर दिया, यस यू 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 खड़े हो, बताओ इसका भाई साहब, अलग ही माहौल बना देते थे टीचर। मतलब पढ़ाने में कम उनका ये रहता था कि कल करवा चौथ था, बीवी ने कुछ ढंग का बनाया, बीवी ने कुछ ढंग का बनाया नहीं, आज क्लास में पूरी निकालूंगा आज भड़ास में। खड़े हो तुम, नहीं आता इधर आओ, सटा सट सटा सट लगे लगे पड़े हैं। चलो भाई, तो यहाँ क्या आंसर होगा? ऑल 10 आसियान कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन ऑल 8 सब कमिटीज मेट फिजिकली इन दिल्ली। देन review was preceded by high-level meetings in Laos, urging completion by 2025. ASEAN became India's largest trading partner with। अब देखो क्या ही है, ये एक फैक्ट है, बहुत फैक्ट ए 1 और 2 में भी है फैक्ट, ऐसा नहीं 1 2 में भी है, नहीं है, ठीक है। हाँ सर, आपकी शादी कब है? हमको नाचना है। हाँ बेटा, नचाएंगे। जशनदीप सिंह, कहाँ पंजाब से हो ना, फिर तो पक्का बुलाएंगे तुमको। हाँ ठीक है। तो आसियान बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद $, दिस इन 2023-24। ये एकदम एक्सट्रीम फैक्ट है। मतलब लार्जेस्ट का मतलब है नंबर 1, ऐसा नहीं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट। अगर वन ऑफ द लार्जेस्ट होता ना तो पक्का सही होता, लेकिन लार्जेस्ट मतलब नंबर 1 पे, ठीक है। तो ये गलत भी है। आसियान इज नॉट द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। कौन सा कंट्री है?
ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो तीसरा वाला गलत हुआ, दूसरा वाला अपने आप सही हो गया। ऑल 10 आसियान कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन ऑल, यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि हाँ ऑल और ऑल है, जिसको थोड़ा सा हो सकता है कि सोच के आपको ये लगे कि भी नहीं होगा। ठीक है, और अच्छा बताओ आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में है इसका हेडक्वार्टर। तो आपको लग सकता है गलत है, बिल्कुल लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं कि अगर ऑल 10 आसियान में एक ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया और ऑल 8 सब कमिटीज़ में एक ने भी फिजिकली पार्टिसिपेट नहीं किया तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन ये सही है। ठीक है, ये सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट पूछा ना, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका, लेकिन तीसरा वाला गलत है आपका। चलिए आखिरी क्वेश्चन करिए। सब वाराणसी घूमने कब आ रहे हैं? वाराणसी तो अभी तक कभी गए नहीं है। जब वो कुंभ वाला हुआ था ना, कुंभ में जब गए थे प्रयागराज तो था कि चलो हो आते हैं, लेकिन फिर पता चला एक स्टूडेंट वहीं पोस्टेड था ना, सब इंस्पेक्टर वहीं पे, तो उसने बोला सर आइएगा नहीं, यहाँ बहुत भीड़ है अभी। तो उन्होंने बोला बेटा तुम किस दिन काम आओगे, एंट्री नहीं करवा सकते तुम मेरी? तो बोलता नहीं सर आप ही ने सिखाया है, वसूलों से जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 40। मैंने कहा बेटा इसलिए नहीं पढ़ाया था तुमको राइट टू इक्वालिटी, सिर्फ एग्ज़ाम निकालने के लिए पढ़ाया था? मेरा ज्ञान अजीब है। खैर चलो, तो यहाँ पे एक्चुअली में था क्या कि उसकी ड्यूटी उस टाइम पर थी नहीं, बोला तो सर रात के टाइम गई, रात में हमारी ड्यूटी लगती है, तो फिर रात में हम निकल गए। चलो, तो आंसर क्या होगा इसका? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया शो हाई फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। बोल रहा है कि वहाँ पर हाई फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट है। सही गलत होगा, क्योंकि वहाँ पर लिटरेसी थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, लिटरेसी ज़्यादा होती है कि नहीं बताओ? मिजोरम का सेरशिप डिस्ट्रिक्ट में कितनी लिटरेसी रेट है? ठीक है, ट्राइबल सोसाइटीज़ इन दीज रीजन्स आर मोर जेंडर इक्विटेबल इन लेबर डिवीजन। तो बिल्कुल वर्क पार्टिसिपेशन रेट क्यों होगा? क्योंकि जेंडर, भाई बिल्कुल सपोर्ट करा भाई, वो ट्राइबल सोसाइटीज इन दीज रीजन्स आर मोर जेंडर इक्विटेबल, वो जेंडर इक्विटेबल यानी जेंडर इक्वालिटी है वहाँ पे व्हेन इट कम्स टू लेबर डिवीजन। अगर ये सही नहीं होगा तो ये भी सही नहीं होगा, समझ रहे हो? तो या तो ये होगा फिर, लेकिन आंसर क्या, दोनों सही है। और अगर असर्शन रीज़न वाला होगा, ठीक है, वो असर्शन रीज़न होगा, तो अगर ये असर्शन होता और ये रीज़न होता तो ये रीज़न सही एक्सप्लेनेशन भी होता असर्शन का, डू यू नो? ठीक है, हाँ, एक और क्वेश्चन कर लो यार, नहीं कर लो आज, तुम क्या याद रखोगे तुम? पोस्ट मॉडर्न बुद्धिस्ट स्तूपा शो रीजनल वेरिएशन इन फॉर्म सच एज cruciform bases and pyramidal superstructures. Use of diverse local materials and building techniques led to emergence of distinct stupa for region. बताओ जरा इसमें। आशीष जा फोर्थ, रुको अभी आते हैं, ठीक है, रुक जाओ अभी, पहले ये कर लें। बताओ जल्दी बताओ, हम नहीं बताएंगे इसका। डेटा है, कोई फैक्ट है, कोई एक्सट्रीम कीवर्ड है, कुछ नज़र आ रहा है तुमको कहीं पे? माना जीत भाई, देखते हैं, तुम्हारे भी देखते हैं, कहीं तुमको कुछ समझ में आ रहा है इस तरह का? बताओ कोई डेटा, कोई फैक्ट। पोस्ट मॉडर्न बुद्धिस्ट स्तूपा शो रीजन, वो बोल रहा है कि पोस्ट मॉडर्न जो है वो रीजनल वेरिएशन दिखाते हैं, कहीं कहीं पे जैसे रीजन बाई रीजन वेरिएशन देखने को मिले, जैसे क्रूसिफॉर्म में। भाई कहाँ है डेटा फैक्ट? सही होगा भाई ये। यूज ऑफ डाइवर्स लोकल मटेरियल्स एंड बिल्डिंग टेक्निक्स लेड टू द इमरजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट स्तूपा स्टाइल अक्रॉस रीजन। सपोर्ट नहीं कर रहा है। रीजनल वेरिएशन क्यों है? कल बताया था, बिकॉज लगा लिया करो। क्योंकि क्यों रीजनल वेरिएशन है? क्योंकि लोकल मटेरियल का यूज़ हुआ, जब स्तूपा को बिल्ड किया गया तो लोकल मटेरियल का यूज़ हुआ, और हर जगह का मटेरियल अलग अलग है, तो इसीलिए अलग अलग वेरिएशन देखने को मिला वहाँ पे। सिंपल, ठीक है, ख़त्म हो गया हमारा। बाकी कितना आपने स्कोर किया जल्दी से बताइए सभी लोग, जल्दी से। अपॉइंटिंग प्राइम मिनिस्टर नो पार्टी हैज़ ए क्लियर मेजोरिटी। बिल्कुल, जब कोई किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो प्रेसिडेंट
किसकी मतलब किसको अपॉइंट करेगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी मिल गई बीजेपी को, ठीक है, बीजेपी लेड अलायंस एनडीए को अपॉइंट कर दिया, किसी को मिला ही नहीं है, तब प्रेसिडेंट अपनी मेजॉरिटी तब अपनी डिस्कशन पे काम करेगा और लीडर ऑफ जो लार्जर पार्टी है उसको बोलेगा मेजॉरिटी आके हाउस में प्रूव करवा के, प्रूव कर दी तो ठीक है, तुमको अपॉइंट कर देंगे। ठीक, चलिए 5 रॉन्ग, 120 ओके। चिन्मय पात्रा। और कल इसी टाइम पे लेक्चर होगा आपका, ठीक है, 9:30 AM पे, और टॉपिक्स आपका पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर होगा, ठीक है। 1 2 3 4 ही होगा, मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऊपर होता है इंडिपेंडेंट चार्ज वाला, देन नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट। हाँ तो उसको ऐड कर लो, माना जीत भाई। यस हर्ष स्वामी, इट इज़ इनफ इनफ, यस, अगर आप उसको पेयर अप कर लेते हो तो ठीक है। चलिए भाई, तो रिवीजन करके आया करिए, रिवीजन करके नहीं आएंगे तो मज़ा नहीं आएगा लेक्चर में। रिवीजन करने के लिए मैं आपको बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ सो दैट आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए, और इसलिए मैंने आपको बैच फ्री में दिया। जिन लोगों के पास मेंस नहीं था, जिनके पास है तो उनके पास तो है ही है, सो दैट कि आप पूरा बैच से करवा के आए, बिकॉज बैच में मैंने सारी चीज़ें होलिस्टिकली कवर कर रखी हैं, उसके बाहर आपका नहीं जाएगा, ठीक है। उसको करना है, ये जो मैं बोलता हूँ उससे क्या है कि आपका शेड्यूल सेट रहेगा। मैंने बोला ये 3 टॉपिक 2 टॉपिक रिवाइज करके आने हैं, आप रिवाइज करा, आपने पूरा पढ़ लिया, धीरे 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 इस तरीके से आपको पूरा जीके खत्म हो जाएगा। आपने पढ़ भी लिया वहाँ से, आपने यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर ली, आपका रिविजन भी हो गया, यू आर ऑल सेट टू गो, यू आर ऑल सेट। उसके अलावा आपको और ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। बाद में फिर हम मिक्स सेट भी करेंगे। अच्छा मंजीत, ओके सर, चैट ओपन टू ऑल कर दीजिए, लाइव क्लास वाला फीलिंग नहीं आता है। अच्छा अमृत, कर दें क्या? ठीक है, कर देते हैं। अगर लाइव चैट वाला फीलिंग नहीं आता तो लाइव कर देंगे, ठीक है, ओके। मेंस के लिए टेस्ट लॉन्च करेंगे क्या कुलदीप? कर दें क्या, बताओ, तुम बताओ। चलो, क्योंकि कुलदीप बोल रहे हैं तो कर देते हैं, ठीक है। तो मेंस के टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, ओके। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।